Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started the chapter is matter around us pure, यानी कि जो मैटर हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्या वो प्योर हैं? हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि मेटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस, कोलॉइड, सस्पेंशन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की. ओके, and we have almost finished this chapter, and in previous class we have started the series of some question answers. Okay, and these all question answers are very important for your exam perspective. Okay, now we will continue that series, question answer series. Okay, so let's start. Important questions. Question 15 हमने so the question is identify the element from the following. यहाँ पे आपको कुछ दे रखे हैं. ये आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपके एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं. अब आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं कि एलिमेंट्स क्या है. सो यहाँ पे क्या क्या सब्सटेंसेस हैं हमारे. यहाँ पे सल्फर है, ब्राइन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, नियोन, पेपर एंड शुगर. अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें केवल यहाँ से एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है. सो द एलिमेंट्स आर सल्फर एंड नियोन. यहाँ आपके केवल सल्फर एंड नियोन ही एलिमेंट्स हैं, बाकी आपके यहाँ पे एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट वन इज स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोजोल. इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट. यानी कि आपकी जो फॉग होती है, आपका जो स्मोक होती है, धुआं होता है, वो आपके दोनों ही एरोजोल होते हैं. अब आपको बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है. बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस इन द डिस्पर्जन मीडियम. यानी कि जब ये फैलाव होता है, इनका जब प्रसार होता है, तो दोनों गैस फॉर्म में होते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट इनके बीच में जो एक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि द डिस्पर्सल फेज इज फॉग इज लिक्विड. यानी कि जो फॉग का डिस्पर्सल फेज है वो लिक्विड है, लेकिन जो स्मोक का डिस्पर्सल फेज है वो क्या है? वो सॉलिड है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टिलेशन. आप डिस्टिलेशन से क्या समझते हैं? गिव इट वन एप्लीकेशन. आपको इसकी एक एप्लीकेशन बतानी है. सो डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग a liquid and then condensing the vapor obtained into a liquid. यानी कि डिस्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आप किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद ये कंडेंस होकर ठंडा होकर वेपर्स में यानी कि भाप की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, और उस बूंदों से आप फिर से लिक्विड को प्राप्त कर लेते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ये आपका डिस्टिलेशन कहलाता है. दिस प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन वाइन्स फ्रॉम द शुगर केन जूस. ये प्रोसेस आपका गन्ने के जूस से वाइन को प्राप्त करने में भी उपयोग में किया जाता है. इसके अलावा आप जो डिस्टिल्ड वाटर पीते हो उसके डिस्टिलाइजेशन में भी यही प्रोसेस काम में आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज while diluting a solution of salt in water a student by mistake added acetone. यानी कि जब किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी कि सॉल्ट को पानी में मिलाकर, वाइल डाइल्यूटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि जो सॉल्ट है वाटर में, उस सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट किया जा रहा है तो स्टूडेंट क्या करता है? गलती से उसमें एसीटोन मिला देता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड है. ओके, व्हाट टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड टू गेट बैक द एसीटोन. अब उस एसीटोन जो उसने गलती से उस सोल्यूशन में मिला दिया है उसको वापस पाने के लिए उसे क्या टेक्निक फॉलो करानी चाहिए. एंड जस्ट यू हैव टू जस्टिफाई योर चॉइस. अब आप जो भी प्रोसीजर आप चूज़ कर रहे हो उस प्रोसीजर को आपको क्या करना है? उस प्रोसीजर को आपको जस्टिफाई भी कराना है, बताना है कि यही प्रोसीजर क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है. ओके, सो डिस्टिलेशन इज यूज टू गेट बैक एसीटोन. यानी कि एसीटोन को वापस पाने के लिए जो सबसे बेहतर उपाय रहेगा वो आपका रहेगा डिस्टिलेशन. वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सिंस एसीटोन इज मोर वॉलेटाइल इट विल सेपरेट आउट फर्स्ट. बिकॉज जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन आपका जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड. तो क्या होगा कि जब आप उसे बॉईल करोगे, बिकॉज पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एसीटोन का कम है, तो एसीटोन आपका पहले ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा और पहले ही वो वहाँ से वॉलेटाइल हो जाएगा, और पहले ही वो वहाँ से सेपरेट हो जाएगा. तो इस तरीके से आप आसानी से एसीटोन को सोल्यूशन से हटा सकते हो, सेपरेट कर सकते हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपको इसकी एक एप्लीकेशन बतानी है। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि क्रोमेटोग्राफी आपकी एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप किसी भी मिक्सचर used for the separation of a mixture of solutes brought about the distribution of dissolved material between टू इमिजिबल फेजेस। यानी कि कोई भी दो आपके इमिजिबल फेजेस हैं, कोई लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं हैं पर फिर भी उस मटेरियल में मिले हुए हैं, तो अगर आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको उसमें से सेपरेट करना है उस सॉल्यूशन में से, तो आप क्रोमेटोग्राफी को सबसे ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं। बिकॉज वन ऑफ विच इज़ इन मोबाइल फेज एंड द अदर पार्ट इज़ इन स्टेशनरी फेज। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका जो एक पार्ट होगा, एक मैटर होगा, वो आपका क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा और एक आपका गतिमान अवस्था में होगा। इट इज़ यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ट्रैक अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेज इन द कंटेंट ऑफ ब्लैडर और स्टमक। यानी कि जो ये तरीका होता है ये ज़्यादातर फॉरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए और पहचान लगाने के लिए कि आपके स्टमक या ब्लैडर के अंदर जो भी आपका कंटेंट है या सब्सटेंस है, जो अमाउंट है, उन सबको ट्रेस करने के लिए फॉरेंसिक साइंस के लोग इसका यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको इनमें से बतानी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन शो कर रहा है और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन शो कर रहा है। सो द कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ स्टील इज 98% आयरन, 1.5% कार्बन एंड 0.5% अदर एलिमेंट्स। यानी कि आपका जो स्टील बना होता है उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो आपका, उसमें आयरन आता है, कार्बन आता है और आपका 0.5% अदर एलिमेंट्स आते हैं। बी सेइंग जिंक डिजॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि आपका जो जिंक होता है जब आप उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व करते हो विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके। सी इज मेटेलिक सोल्यूशन, सोडियम इज सॉफ्ट तो टू बी कट विद अ नाइफ। यानी कि जो आपका मेटेलिक सोडियम होता है आपका इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे आसानी से चाकू से, नाइफ से भी कट कर सकते हो। डी इज मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म एल्कील्स और इंट्रैक्टिंग विद वाटर। यानी कि जो ज़्यादातर एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एल्कील्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं पानी के साथ। ओके। नाउ अब इनमें से हमने देखा, अब इन्हें हमें बताना है कि कौन से सेंटेंसेस हैं या कौन सी वो कंपोजिशंस हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रही हैं और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो आपका यहाँ पे ए एंड सी इज शोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बी एंड डी इज शोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड। आपको इनमें से बताना है कि कौन कंपाउंड नहीं है। क्लोरीन गैस, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन, आयरन सल्फाइड, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर पाउडर। अब इनमें से जो जो कंपाउंड नहीं है वो है आपकी क्लोरीन गैस, आयरन, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन, सल्फर पाउडर। ये आपके इनमें से कंपाउंड नहीं है, यौगिक नहीं है। नेक्स्ट वन इज वाटर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर स्टेटमेंट। आपको बताना है कि पानी जो है वो कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है। अगर एलिमेंट है तो क्यों, और अगर कंपाउंड है तो क्यों। आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो आपको उसके सपोर्ट में एक रीजन भी देना है, कारण बताना है कि आपका जो आंसर है वो क्यों है। सो आंसर इज वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी कि पानी एक यौगिक है बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि आपके जो वाटर कंपाउंड है उसके अंदर टू डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनमें कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। बिकॉज पानी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2O। तो जहाँ पे H आपका हाइड्रोजन है एंड O आपका ऑक्सीजन है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैथड। और इसमें से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी भी फिजिकल मैथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस। आप सिर्फ इसको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हो।
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और जो कंपाउंड के गुण होते हैं वही आपका पानी में भी है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। सेम कंपाउंड में होता है कि कंपाउंड जिन जिन मिक्सचर से, जिन जिन एलिमेंट से बना होता है, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी और जो कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी है वो दोनों ही बहुत डिफरेंट होती है। तो सेम जो सिचुएशन है वो यहाँ है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाटर इज अ कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन द फॉलोइंग कोलॉइड। आपको कुछ कोलॉइड दे रखे हैं, आपको इनके अंदर डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है उसे बताना है। ओके, तो फॉग हो गया आपका, क्या सर्दियों के मौसम में सुबह के टाइम क्या होता है, कोहरा। ओके, उसे हम कहते हैं फॉग। ओके, अब फॉग के अंदर जो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है वो आपका लिक्विड होता है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम आपका गैस होता है। ओके, क्योंकि जो लिक्विड होता है वो किसके थ्रू फैलता है, वो आपका फैलता है गैस के थ्रू, चारों तरफ फैल जाता है। और लिक्विड इसलिए है क्योंकि जब आप फॉग को देखोगे तो पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। लाइक आप ग्रास के ऊपर देख सकते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो। सेकेंड वन इज चीज़। चीज़ में आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है लिक्विड है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉलिड। कलर्ड गैमस्टोन, कलर्ड गैमस्टोन में आप देखोगे तो जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है आपका सॉलिड है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम भी आपका सॉलिड है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड की आपको कोई भी 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। सो फर्स्ट इज इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपका जो कोलॉइड है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सेकेंड वन इज साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि आप इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। थर्ड वन इज दे स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू दैम मेकिंग इट पाथ विजिबल, यानी कि अगर आप ये जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं इनके अंदर अगर आप लाइट प्रवाहित करोगे, लाइट इनके में पासिंग थ्रू करोगे तो क्या होगा कि आपको इनका पाथ बहुत ही विजिबली दिखाई दे जाएगा। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि अगर आप इनको जब आप इनको अनडिस्टर्ब करके छोड़ दोगे, यानी कि अगर आप इनको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ये क्या होगा कि ये सेटल डाउन नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि आपका जो भी कोलॉइड होगा वो किसी भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक वन वुड नीड टू एम्प्लॉय टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर, यानी कि कोई आपका एम्प्लॉय है या कोई भी पर्सन है उसको इन मिक्सचर्स को सेपरेट करना है तो आपको उसको सजेस्ट करना है कि वो सेपरेशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकता है। सो द मिक्सचर इज मरकरी एंड वाटर। अगर मरकरी और वाटर का मिक्सचर है तो वो उसे कैसे सेपरेट करेगा, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड है तो उसे कैसे वो अलग करेगा, कॉमन सॉल्ट या वाटर सैंड है तो उसे वो कैसे अलग करेगा, कैरोसिन ऑयल या वाटर एंड सॉल्ट है तो उसे कैसे वो अलग करेगा। ओके, सो अगर मरकरी और वाटर का मिक्सचर है तो वो उसे अलग कर सकता है बाय द सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, यानी कि सेपरेटिंग फनल का यूज करके मरकरी और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। नाउ पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड के लिए ही कैन यूज सब्लिमेशन प्रोसेस, and for common salt, water and sand, for this mixture he can use filtration to separate sand followed by evaporation distillation, यानी कि या तो evaporation के मेथड से या फिर distillation के प्रोसेस को यूज करके filtration के प्रोसेस से वो कॉमन सॉल्ट, वाटर और सैंड को आपस में सेपरेट कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज कैरोसिन ऑयल, वाटर एंड सॉल्ट, इसको सेपरेट करने के लिए वो यूज़ कर सकता है सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल, यानी कि कैरोसिन ऑयल को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकता है एंड फॉलोड बाय एवोपोरेशन और डिस्टिलेशन, और इसके अलावा ये इस प्रोसेस के साथ साथ एवोपोरेशन और डिस्टिलेशन के प्रोसेस को भी फॉलो करा सकता है। ओके, now on heating calcium carbonate gets converted into calcium oxide and carbon dioxide, यानी कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हो तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है।
इज दिस अ फिजिकल और केमिकल चेंज? अब आपको बताना है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये फिजिकल है या केमिकल चेंज है. कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन बेसिक सोल्यूशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द अबव प्रोसेस? यानी कि इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्या आप इनका यूज़ करके कोई भी एक एसिडिक या एक बेसिक सोल्यूशन बना सकते हैं? इफ सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व. अगर बना सकते हैं तो आपको इसके अंदर जो भी केमिकल इक्वेशन हो रही है, जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसका कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको बताना है. सो अगर आप गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपका केमिकल चेंज है. अब क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है तो केमिकल इक्वेशन भी ज़रूर होगा. सो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव प्रोसेस इन वाटर. यानी कि ऊपर के प्रोसेस के अंदर जो भी हमें मिल रहे हैं सॉल्यूशन एलिमेंट्स, उनसे हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन बना सकते हैं पानी में उसको मिलाकर. सो द इक्वेशन विल बी CaO प्लस H2O. इट कन्वर्ट्स इनटू CaOH का होल ट्वाइस. तो ये आपका हो गया बेसिक सॉल्यूशन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड. और आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O3. दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन. ओके, नाउ sorry, all the questions are covered. We have finished total 25 question from our chapter as matter around us pure. Okay, तो इस chapter से हमने 25 total questions cover किए हैं. I hope you will note down all the question and answers and you will also learn them because all the questions are very very important for your exams. Okay, thank you.